हाय गाइस, हाउ आर यू। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शक आपका विश्वास सीरीज का पार्ट 21 आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार आपका सपना साकार करना है। देखिए, आपका एग्जाम नजदीक है और आपकी सफलता के लिए ही जल्दी ही एक रिवीजन सीरीज हम तैयार कर रहे हैं। आपकी वो रिवीजन सीरीज भी लाएंगे जिससे आपका टोटल रिवीजन हो जाएगा। मैराथन क्लास होगी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। परेशान मत होना, क्योंकि आपका रिवीजन उसी वीडियो से टोटल हो जाएगा। यदि आप इन सब वीडियो को देख लेंगे तो आपका जरूर एग्जाम, हाँ, इस बार जरूर एग्जाम आपका निकलेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है? ठीक है, मतलब जो आपका ओनर होता है बिजनेस का, जो बिजनेस का ओनर है, उसको भी क्या समझा जाता है कि ये भी क्रेडिटर है। वो भी क्या है बिजनेस के लिए? क्रेडिटर है। और कहां तक क्रेडिटर है? अपनी कैपिटल तक। जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया है अपनी कैपिटल तक, वो क्या है? क्रेडिटर है। ओनर कौन है? क्रेडिटर समझा जाता है। तो ऐसी कौन सी अवधारणा है, मतलब ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? देखो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये बताता है कि केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को आप लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिनको आप मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट में लेखांकन होना चाहिए। और बिलैटरी कॉन्पैक्ट द्विपक्षीय अवधारणा कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसकी टू साइड होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और बिजनेस यूनिट कॉन्सेप्ट, व्यवसायिक इकाई अवधारणा, ये कहता है कि जो बिजनेस मैन है वो और बिजनेस, ये दोनों, एक तो हो गया बिजनेस मैन मतलब ओनर, और दूसरी तरफ है आपका बिजनेस। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अगर ओनर बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं। और उस कैपिटल, जितना पैसा लगाया है, उस कैपिटल को लेने का अधिकारी होता है ओनर। उस पैसे को वापस लेगा बिजनेस से। मान लेते हैं कैपिटल बिजनेस में 10,000 रुपए लगाई, किसने? ओनर ने। तो ओनर क्या कहलाएगा बिजनेस के लिए? ये क्रेडिटर है, उसको ये 10,000 रुपए वापस चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? बिजनेस यूनिट कॉन्सेप्ट, या इसको सेपरेट बिजनेस एंटिटी भी कह देते हैं। क्या ही नाम से जानते हैं? या बिजनेस एंटिटी भी कहते हैं, या सेपरेट बिजनेस एंटिटी। तो व्यवसायिक इकाई की अवधारणा सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यवसाय की संपत्ति से आशय है। एसेट ऑफ द बिजनेस मीन, एसेट क्या होती है? देखिए, आपको पता है इसका, आपने लाइबिलिटी कैपिटल एसेट की बात हो रही है, तो आपको एक, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने जरूर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि एसेट्स ऑलवेज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यानी कि जो संपत्ति होती है, वो संपत्ति हमेशा ही किसके बराबर होती है? अगर आप पूंजी में ऐड करेंगे अपनी दायित्व, अपना दायित्व बिजनेस का ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? आपका ये आ जाएगी, आपकी एसेट आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, क्या लाइबिलिटी में से माइनस कैपिटल करेंगे? ये तो गलत है, ये तो यहाँ नहीं है। कैपिटल लाइबिलिटी तो इंक्रीज होनी, ऐड होनी चाहिए। कैश और कैपिटल को ऐड करेंगे तो एसेट आएगी, ऐसा तो यहाँ नहीं है। लाइबिलिटी और कैपिटल को ऐड करेंगे, बिल्कुल सही। देखिए, सी यहाँ पर सही इसको फॉलो कर रहा है, तो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता है, यहां कहा गया है लागू नहीं होता है। रिकवरी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन, तो वसूली का सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होता है दीर्घकालीन निर्माण ठेका परिविधा में,
या रेलवे ट्रांसपोर्ट में या खाद्यान्न उद्योग में या सेवा उद्योग में? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। जो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पर आपका जो लेखा वसूली सिद्धांत ये अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है। पोटेंशियल लॉसेस इन द बिजनेस शुड बी प्लान फॉर इन द एडवांस, देयर इज अ कन्वेंशंस। एक कन्वेंशंस कहती है कि जो फ्यूचर में लॉस होना है उसके लिए पहले ही आप आयोजन कर लें, पहले ही आप प्रोविजन कर लें। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट है या ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है? आपको बताना है क्या कंजर्वेटिज्म है, डिस्क्लोजर है, मटेरियलिटी है या रिकवरी है? तो सही क्या है ये कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता। इसमें क्या होता है कि ये कहता है कि एंटिसिपेटेड ऑल लॉसेस नॉट फॉर प्रॉफिट, कि जितने भी लॉसेस होने वाले हैं फ्यूचर में उनके लिए आप प्रोविजन कर लीजिए, लेकिन प्रॉफिट के लिए प्रोविजन मत कीजिए। प्रकटीकरण कहता है कि हमें जितने भी बिजनेस से रिलेटेड थिंग्स हैं उनको आपको डिस्क्लोज करना है। मटेरियलिटी, जितने भी आपके मटेरियल हैं छोटा हो बड़ा हो अगर बिजनेस पर इफेक्ट डालता है वो भी रिकॉर्ड करना है। वसूली कहता है आपका, रिकवरी कहता है कि आपको चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो, अगर सेल हो चुकी है चाहे वो क्रेडिट हो उसको भी आपको अकाउंटिंग ईयर में इंक्लूड करना है, करंट ईयर में। तो सही होगा यहाँ पर कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता। मतलब लॉस के लिए तो आपको प्रोविजन करना है फ्यूचर के लॉस के लिए, लेकिन जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसके लिए आपको प्रोविजन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेखांकन की स्वतः अवधारणा लागू होती है। द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में या ऑल ऑफ द अबव? उपरोक्त में सभी पर, यहाँ ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये कह रहा है लेखांकन की स्वामित्व अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एप्लीकेबल एंटिटी। एंटिटी का मतलब मैंने जो अभी बताया कि बिजनेस और ओनर, बिजनेस और ओनर जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता है, पार्टनरशिप में भी होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में भी होता है, सभी में होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था? देखिए प्रथम बार यहाँ कहा है, प्रथम बार, फर्स्ट टाइम पब्लिश करने वाला कौन था? तो ये केवल कंफ्यूज करने के लिए है। फर्स्ट टाइम हो या जिसने भी प्रकाशित किया वो पूछे, दोनों ही एक ही बात है। ये दोनों ही का आंसर क्या होगा आपका? ल्यूकास पेसोली। ठीक है, तो ल्यूकास पेसियोली जो थे ये इटली के, कहाँ के थे ये? इटली के थे। और इन्होंने ही डबल एंट्री, इनको जन्मदाता भी, पितामह भी इनको ही कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम का। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ए। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है? चल संपत्ति मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मूवेबल नहीं। चल का मतलब होता है यहाँ करंट एसेट। करंट एसेट कौन सी नहीं है? तो आपको बताना है करंट एसेट कौन सी नहीं है। पहला वेंडर नहीं, ये वेंडर क्या लीजिए, ये लेनदार है, ये लेनदार है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। और इसको बोलते हैं डेटर्स। लेनदार मतलब क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? ये तो हमारी लाइबिलिटी होती है। ये क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। और यहाँ पर पूछा है एसेट को, तो ये तो एसेट नहीं हुई। प्रीपेड एक्सपेंसिव, आपने एडवांस में, आपको इस साल सैलरी देनी थी, इस साल आपको आपको सैलरी देनी थी इस साल 1 लाख रुपए की, लेकिन आपने अगली साल की भी एडवांस में पेड कर दी। आपने 1,10,000 रुपए पेड कर दिए, 10,000 रुपए ज्यादा। तो ये जो 10,000 रुपए ज्यादा पेड किए हैं आपने, ये आपकी क्या है? इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसिव। और ये आपके लिए एसेट होती है। क्या होती है? एसेट होती है। तो ये क्या करंट एसेट होगी? बिल्कुल होगी। ये क्या है? ये करंट एसेट होगी। तो ये भी करंट एसेट होती है। स्टॉक, आपने स्टॉक किया है, तो स्टॉक आपके लिए क्या है? आपका जो माल बचा हुआ है ये भी क्या है? आपकी करंट एसेट है। ये भी आपकी करंट एसेट है।
परचेज, क्रय जो आपने किया है, क्या ये करंट एसेट है? ये होता है आपका एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। ये किसमें होता है? एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। तो सही आंसर अब क्या होगा आपका? देखिए यहाँ पर जो ये मैंने लिखा था, इसमें क्वेश्चन में ये था आपका देनदार थे ये थे आपके देनदार। देनदार और देनदार को बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स कौन होते हैं? ये डेटर्स, सॉरी मैंने क्या कर दिया, ये सही लिखा था मैंने, ये लेनदार ही है। ठीक है, क्या है ये? लेनदार, लेनदार। ठीक है, इंग्लिश में करेक्ट होगा ये है आपके क्रेडिटर्स। कैसे लिखते हैं क्रेडिट को? CREDITORS, क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो आपसे पैसा लेंगे, मतलब आपकी लाइबिलिटी। तो यहाँ पर बात की थी कि करंट एसेट कौन सी नहीं है, तो देखो ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये एक्सपेंसिस भी होता है। अगर देखें आपको मॉडर्न अप्रोच से एक्सपेंसिस है ये, और अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से देखें तो ये आपका ये भी करंट एसेट होती है, क्योंकि आपने जो गुड्स खरीदा है आपको आप इसको 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट था ये आपकी करंट, एक्सक्यूज मी, ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सी नहीं है करंट लायबिलिटी? करंट एसेट, चल संपत्ति, वो ए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसका मैं पहले आपको बता दूं, इसका लेवल जो है देख लीजिए आप, लेवल है इसका टीजीटी 2006, यूपी टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपसे केवल कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यापारी पुस्तकों की संपूर्ण सेट नहीं रखता है, इट मीन्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है और निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करता है। उसने 10,000 रुपए से 1 जून 2004 को व्यापार प्रारंभ किया। जो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया वो 1 जून 2004 को किया, और कितने रुपए लगाए बिजनेस में? 10,000। उसने गत पिछले 6 महीनों के दौरान 500 रुपीज प्रति माह की दर से आहरण किया। अपनी पर्सनल जरूरत के लिए हर महीने वो 500 रुपए लेकर गया है अपने घर का, और 6 महीने तक लेकर गया है। मतलब पूरी साल 6 महीने तक लिए हैं, तो अगर देखें साल में 3,000 रुपए टोटल लेकर गया है, क्योंकि 6 महीने में 500 रुपए 3,000 हो गए। कह रहा वर्ष के दौरान 2,000 रुपए उसने और पूंजी लगाई थी, एडिशनल कैपिटल। 31 दिसंबर 2004 को जब साल पूरी हो गई तो उसकी कुल परिसंपत्ति एसेट जो थी वो थी 23,700 की, और उसी तिथि को 3,000 के थे अदत्त व्यय। अदत्त व्यय मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, सॉरी लेनदार तो थे 3,000 के और अदत्त व्यय थे 500 रुपए के। तो उसका शुद्ध लाभ कितना होगा? पूछा है कि बताइए उसका नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए नेट प्रॉफिट के लिए जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कोई रखता है, डबल एंट्री सिस्टम यूज नहीं करता, तो वहां सिंपल अगर आपको प्रॉफिट निकालना होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और प्लस ड्रॉइंग। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। अब यहां पर आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी हुई, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है कि बिजनेस में शुरू में कितना पैसा लगाया? 10,000। ड्रॉइंग भी गिवन है आपका, और आपकी एडिशनल कैपिटल 2,000 भी गिवन है। अब आप क्या करेंगे, एक आप छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे, और इस बैलेंस शीट में एक तरफ लिखेंगे लाइबिलिटी और एक तरफ लिखेंगे एसेट। तो एसेट कितनी दी हुई है? एसेट जो टोटल दी हुई है वो दी हुई है आपकी टोटल परिसंपत्ति 23,700, 23,700, और यही टोटल आपको पता है, यही लाइबिलिटी साइड का भी टोटल होगा 23,700। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन या नहीं। अब
23,700 दोनों तरफ है। अब यहाँ पर कहा है कि लेनदार जो है उसके 3,000 तो ये रहे, और अदत्त व्यय भी लाइबिलिटी होती है 500 ये रहे। 3,500 इसकी क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, 3,500 रुपए। ठीक है। और यहां पर कैपिटल भी होती है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, देखिए आपका 23,700 में से 23,700 में से आप कम कर लीजिए, 23,700 में से आप कम कर लीजिए ये 3,500, 3,500 ये कम कर लीजिए, तो ये 20,200 आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। 20,200 रुपए ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। एसेट कितनी है, टोटल एसेट यहाँ है। हमें तो ये कैपिटल देखनी थी कि कैपिटल कितनी है। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल पता है तो लिख दीजिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आई 20,200 रुपए, माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई थी उसने बिजनेस में, 2,000 रुपए। ये कहाँ बताया है, ये बताया है यहाँ पर 2,000 रुपए। और माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। बिजनेस में शुरू में पैसा कितना लगाया था, 10,000 रुपए शुरू में लगाया था। इनको भी क्या करोगे आप, माइनस कर दीजिए। और प्लस जो अपने घर लेकर गया था, ड्रॉइंग किया था, उनको वापस ले आओ। एक महीने में 500 रुपए लेके गया, 6 महीने में 3,000, तो 3,000 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 3,000 ये ऐड हो जाएंगे। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। देखिए 20,200 में से आप माइनस करेंगे 10 और 2 12,000, 12,000 आपको माइनस करना है और प्लस करना है आपको 3,000। इट मीन्स 23,200 में से 12,000 आप कम कर दीजिए। 23,200 में से 23,000 जो 200 है आपका, इसमें से आप 20 और 3 23, 23,200 में से आप 12,000 कम कर दीजिए। 12,000 तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 11,200 रुपए। ठीक है, 11,200 रुपए। तो इट मीन्स ये क्या है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो प्रॉफिट कितना है, 11,200। तो सही आंसर क्या हो, सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ए, 11,200। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, सकल लाभ बराबर होता है। सकल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है, तो क्या सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स माइनस गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये होता है, या सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब सेल्स में ऐड कर दो। तो देखिए ये तो नहीं होता है क्योंकि सेल्स में ऐड नहीं करेंगे। हाँ, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, लेकिन जब ये तो आपको तब यूज करना होता है यदि आपको गिवन नहीं होता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल सी बात है, आपने कुछ, आप देखना चाहते हैं प्रॉफिट, आप क्या देखना चाहते हैं, प्रॉफिट। तो आप देखेंगे कितने की आपने सेल की है, उस सेल्स में से आप माइनस कर देंगे जितने की कॉस्ट आई है, जो माल बनाया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें आप माइनस क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्स माइनस सीओजीएस भी हम इसको कह देते हैं, सीओजीएस। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ओनली आइटम दैट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, लेखा पुस्तक में न दर्ज की जाने वाली, रिकॉर्ड ना की जाने वाली एकमात्र मद है। एक आइटम ऐसा है जो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाना। क्या गुडविल है, स्पेशल डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, या कैश डिस्काउंट है। तो ये होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट, ये आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। मान लेते हैं आपका जो लिस्ट प्राइस है, वो लिस्ट प्राइस आपका 10,000 का है। आपका कोई गुड्स आप बेच रहे हैं,
वो लिस्ट प्राइस कितने का है? 10,000 का। आप तो खरीद रहे हैं, शॉपकीपर बेच रहा है। तो शॉपकीपर क्या कहता है आपसे कि आप अगर इसको अभी आप इसको खरीद लीजिए। आपने कहा नहीं महंगी है, उसने कहा चलो मैं 1,000 रुपए की छूट दे देता हूं। तो ये जो वो छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा? वो आपको 9,000 रुपए में बेचेगा। तो अब चीज को आप 9,000 की तो बताएंगे जो चीज खरीद कर लाए हैं। तो यहाँ पर ये क्या होती है? ये होती है आपकी ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको उधार खरीद लाते हैं और आपसे बेचने वाला दुकानदार कहता है कि यदि आप एक 1 वीक के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको मैं 10% छूट और दूंगा। उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब ये कितना होगा? मान लेते हैं आपने एक हफ्ते में पेमेंट कर दिया तो कितना पेमेंट किया होगा? 9,000 का 10%। तो ये आएगा आपका 900 रुपए। तो 900 रुपए और कम करके आपको 8,100 रुपए देने होंगे। तो ये क्या है? आपका कैश डिस्काउंट। और इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद भी यदि गुड्स आपका कुछ खराब निकल जाता है और आप किसी से उधार खरीद कर लाए, आप कह रहे हैं कि गुड्स वापस कर दूंगा और आपको बेचने वाला कहता है भाई वापस मत करो, मैं आपको थोड़ी सी छूट और दे दूंगा, तो उसको बोलते हैं रिबेट। वो होती है आपकी रिबेट होती है। ठीक है। उस रिबेट का भी डिस्काउंट, उस रिबेट की भी एंट्री करते हैं। बस एक आपकी ट्रेड डिस्काउंट है जिसकी एंट्री नहीं करते। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 50,000 रुपए नगद मतलब कैश, 50,000 कैश और 50,000 का माल, 50,000 का गुड्स और 1 लाख रुपए की फिक्स एसेट, इन सब के साथ अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है, तो उसकी पूंजी मतलब उसकी कैपिटल कितनी होगी? तो देखिए ये डेफिनेशन मत सोचना आप कि जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उस अमाउंट को, उस रुपयों को आपकी पूंजी कहते हैं। नहीं, ये गलत है। सही होगा जिस अमाउंट से, जिस अमाउंट से या गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो कैपिटल होती है। तो यहां पर जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी? गुड्स कितना था? 50,000 का गुड्स था और 50,000 कैश था और इसी के साथ साथ 1 लाख रुपीज की फिक्स एसेट थी। तो टोटल कितनी होगी? 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पर जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी? 2 लाख रुपीज। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को विनियोग के रूप में क्रय करती है, क्या सोचकर क्रय कर रही है? विनियोग के रूप में कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूं, तो निजी ऋण पत्र खाता डेबिट किया जाता है। व्हेन अ कंपनी परचेज इट्स ओन डिबेंचर, अपने खुद के ही डिबेंचर इन्वेस्टमेंट की तरह परचेज कर रही है, तो ओन डिबेंचर अकाउंट इज डेबिटेड। तो जो खुद का निजी ऋण खाता है उसको डेबिट किया जाता है। तो किससे? ऋण पत्रों को जो चुकता मूल्य है, जो आपने पेड अप वैल्यू ऑफ डिवेंचर है उस अमाउंट से, या फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर उस अमाउंट से, या अमाउंट पेड फॉर सच डिवेंचर, या आपने कितना उनको पेड किया है, या अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर एंड अमाउंट पेड टू सच डिवेंचर्स, या जो उनको अमाउंट पेड किया है। तो सही आंसर है आपका सी, अमाउंट पेड सच डिबेंचर्स। जितना अमाउंट पेड किया है, जितना अमाउंट पेड किया है उस अमाउंट से आप निजी ऋण पत्र खाते को, ओन डिबेंचर अकाउंट को डेबिटेड करते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेटेंट अधिकार खाता, पेटेंट राइट अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है, ये सभी होते हैं। देखिए पर्सनल में आते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये पर्सन तो होता नहीं है। और वास्तविक में आते हैं आपकी जितनी भी एसेट होती हैं वो सब एसेट होती हैं आपकी रियल अकाउंट। और नॉमिनल में आते हैं आपके एक्सपेंडिचर और प्लस इनकम, जितने भी ये होते हैं आपके इनकम और एक्सपेंडिचर, ये आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो जो आपके पेटेंट है
गुडविल है आपकी, या कॉपीराइट है, ये सब इंटेंजिबल एसेट होती हैं आपकी। क्या होती हैं? इंटेंजिबल एसेट होती हैं। ये आपको याद रखना है कि ये आपकी इनटेंजिबल एसेट होती हैं, ठीक है। और जब एसेट आ रहा है तो एसेट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है और अब आपको मैं उम्मीद करता हूं आप इसको बता देंगे जरूर। कह रहा है कौन सा चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता है? डेटर्स, कैश, गुडविल, ट्रेडिंग स्टॉक। स्टॉक आपका करंट एसेट होता है, गुडविल आपकी फिक्स एसेट होती है, रोकड़ आपकी करंट एसेट होता है, डेटर्स जो आपको पैसा देंगे वो भी करंट एसेट होता है। तो क्या नहीं होता करंट एसेट? फिक्स एसेट होता है आपका गुडविल। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर कॉलम इन ट्रायल बैलेंस। तलपट में कितने खाने होते हैं? टीजीटी यूपी टीजीटी क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। तो कितने होते हैं? यूपी टीजीटी में आया है। तो तलपट में कितने कॉलम होते हैं? तलपट में कॉलम होते हैं आपके 4। इसमें डेट का कॉलम नहीं होता क्योंकि एक ये पर्टिकुलर डेट को, एक फिक्स डेट को बनाया जाता है। क्या देखने के लिए? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, केवल आपके अमाउंट में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो ये जो बनता है आपका, ये कुछ इस तरह से बनता है। आपके पहला कॉलम बनाते हैं, ये नेम ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर्स होता है, ये आपका एलएफ होता है, लेजर फोलियो नंबर, और यहाँ पर दो कॉलम बनाए जाते हैं आपके अमाउंट अमाउंट के। तो ये टोटल कितने कॉलम हो जाते हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, ये 4 कॉलम हो जाते हैं। ये क्या होता है? पर्टिकुलर होता है। ये क्या होता है? एलएफ होता है। ये अमाउंट डेबिट होता है और ये अमाउंट क्रेडिट होता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेब्ट। अप्राप्य ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग रखी गई राशि क्या कहलाती है? क्या रिजर्व कहलाती है, प्रोविजन कहलाती है, देयता कहलाती है, लाइबिलिटी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा प्रोविजन। ये प्रोविजन कहलाता है क्योंकि आपको ज्ञात ये आपकी एक अज्ञात हानि होती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रोविजन कर रहे हैं। तो क्या होता है? ये प्रोविजन होता है। और इसको आप, प्रोविजन आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो जब आप प्रोविजन बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? तो प्रोविजन को आप लाइबिलिटी मानकर, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो सही। अगर आप पी एंड एल अकाउंट से बना रहे हैं तो पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और साथ में डेटर्स को भी कम करके दिखाते हैं कि जितना आप प्रोविजन बनाकर चल रहे हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि कंजर्वेटिज्म अभी हमने पढ़ा था, रूढ़िवादिता कहता है, परंपरा जो आपकी कन्वेंशन थी वो कहता है कि अगर फ्यूचर में कुछ लॉस हो सकता है उसके लिए प्रोविजन बना के चलो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए बनाकर प्रोविजन मत चलो। तो ये फ्यूचर में होने वाला लॉस हो सकता है आपके जो डेटर्स हैं, आपको जिसने आपको, सॉरी, आपने जिसको माल बेचा है डेटर्स, वो 1 लाख के हैं तो जरूरी नहीं है 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि 1,000 रुपए ना मिले, आपको डूब जाएं, आपको 99,000 मिले। तो इनकी पूर्ति करने के लिए आप अलग से 1,000 रुपए बना के चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंधक ऋण पत्र दिखाया जाता है। लोन और लोन ऑन मोर्टेज इज शोन, कहाँ दिखाया जाता है? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो बिल्कुल नहीं दिखाया जाता क्योंकि ऋण का मतलब है आपका लोन, और लोन होता है आपकी लाइबिलिटी। लोन क्या होती है आपकी? लोन होती है आपकी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब जब लाइबिलिटी होती है तो ये लाइबिलिटी में जाना चाहिए, और लाइबिलिटी कहाँ होती है? बैलेंस शीट में। एक तरफ लाइबिलिटी होती है, एक तरफ एसेट। तो यहाँ पर दिखाया जाता है आपका मोर्टेज लोन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसी संपत्ति जो व्यवसाय में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती है, न कि पुनः बेचने के लिए क्रय की जाती है। Assets that are purchased to increase profitability in the business
एंड नॉट रीसेल और कोल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, करंट एसेट कहते हैं, फिक्स एसेट कहते हैं या डेप्रिसिएबल एसेट कहते हैं। तो सही आंसर होगा आपका फिक्स एसेट, स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति क्या करती है? लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर देती है बिजनेस की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में ऐशोध्य ऋण संचय का प्रारंभिक शेष 5,000 रुपए है। कुल विक्रय 6 लाख रुपए है, जिसमें से 1 लाख रुपए की नगद बिक्री हुई है और बकाया जो बाकी है वो देनदार के संबंध में 1% का प्रावधान किया जाना है। वर्ष के लाभ हानि खाते में इस संबंध में डेबिट की जाने वाली राशि क्या होगी? देखिए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो कुछ इस तरह का होता है। एक साइड होती है आपकी डेबिट और एक क्रेडिट। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो इसमें हम पहले लिखते हैं यहाँ पर कि बेड डेप्ट कितने हैं। बेड डेप्ट, तो यहाँ बेड डेप्ट कुछ नहीं दिए हुए हैं, 0। उसके बाद हम लिखते हैं फिर नया प्रोविजन। क्या लिखते हैं? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो नया प्रोविजन कितना करेंगे हम? देखिए, 6 लाख रुपए का माल बिका है और 6 लाख रुपए में से इसमें से दो जगह डिवाइड किया है इसको। 1 लाख तो नगद बेचा है, 1 लाख तो नगद बेचा है और 5 लाख रुपए का उधार बेचा है। ये हैं आपके डेटर्स। अब इन डेटर्स का कह रहे हैं कि 1% ऐसे लोग हैं जो पैसा ना भी दें। तो 1% कितना होगा इसका? 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए ऐसे हैं जो पैसा ना भी दें। तो नया प्रोविजन कितना है? 5,000 रुपए का नया प्रोविजन है। और इसमें से माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं ओल्ड प्रोविजन जो दिया होता है, ओल्ड प्रोविजन। अब ओल्ड प्रोविजन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? वो भी 5,000 रुपए दिया हुआ है। तो जब आप 5,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 0, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप अपना क्वेश्चन आंसर देखिए, सही आंसर क्या होगा? इसमें जो डेबिट करेंगे आप, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्या करेंगे डेबिट? क्या 6,000, 5,000, 1,000 या शून्य? तो सही आंसर होगा शून्य, टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपको ये याद रखना है, आप इस इक्वेशन को याद रखना कि जितना भी बैड डेब्ट होता है उस बैड डेब्ट को हम लिखते हैं यहाँ पर, उसमें ऐड कर देते हैं जो फर्दर बैड डेब्ट होता है उसको ऐड कर देते हैं, प्लस करते हैं नया प्रोविजन और माइनस कर देते हैं ओल्ड प्रोविजन, तब यहाँ लिखते हैं। और यदि ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होता है तो उसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि सकल लाभ की बिक्री की दर 25% है, यदि सकल लाभ की दर बिक्री का 25% है, इफ द ग्रोस प्रॉफिट रेट इज 25% ऑन सेल, तथा बिक्री का माल लागत, जो माल बेचा है उसकी लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 लाख रुपए है, तो सकल लाभ कितना होगा? ठीक है, सकल लाभ बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लाभ जो है वो 25% है सेल का। सेल यहाँ दी हुई नहीं है, मैंने आपसे पहले भी बताया था। आपको दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या दिया हुआ आपको? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की आपको रेट दी हुई है। कितनी दी हुई है? 25% ऑन सेल। अब सेल यहाँ गिवन नहीं है, तो आप इसको पहले तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25/100, मैंने परसेंट हटा दिया ये साइन। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? 1/4 ऑन सेल। तो सेल का कितना है? 1/4। देखिए, सेल में और आपके कॉस्ट में क्या होता है? देखिए, आप यदि इसको कॉस्ट का, आप इसको क्या बनाना चाह रहे हैं? यदि कॉस्ट पर बनाना चाह रहे हैं कि ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट पर कितना है, तो ये ग्रोस प्रॉफिट जो है, ये ग्रोस प्रॉफिट आपका कॉस्ट का कितना होगा? तो एक हमेशा यहाँ पर कम कर देते हैं। दोबारा सुन लो, एक तरफ सेल्स है आपका और एक तरफ कॉस्ट है। अगर कॉस्ट का दिया होता है तो एक ज्यादा करना है नीचे, नीचे मतलब डिनोमिनेटर, हर जो होता है। और यदि सेल का दिया हुआ है तो एक कम करना है। अब यहाँ किसका दिया हुआ था? सेल पर, आपको लाना कॉस्ट का, तो आप इसको लिख सकते हैं
1/3 ऑन कोस्ट, कोस्ट का 1/3। और यदि कोस्ट का दिया होता 1/3 तो सेल के लिए 1/4 कर देते, एक ज्यादा कर देते। अब जल्दी से बताइए, अगर कह रहा है कि ग्रोस प्रॉफिट सेल का 1/5 है तो कोस्ट का कितना होगा? तो अब कोस्ट का पूछ रहा है तो कम कर दीजिए 1/4। और अगर आपसे पूछ रहा है 1/3 कोस्ट का दिया हुआ है तो सेल का कितना होगा? तो सेल का कर दीजिए एक ज्यादा 1/4। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 1/3 ऑन कोस्ट। और कोस्ट कितनी दी हुई है? बिक्री माल की लागत वो दी हुई है 1 लाख। तो 1 लाख का 1/3 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 33,333। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी। करेक्ट आंसर है आपका डी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।